हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बात कुछ ऐसी है कि भाई ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था और पाठ्यगत प्रश्न तक हमारा अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमारे चैप्टर के बिल्कुल एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आज मैम आपसे वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ना 2 पार्ट में लेके चलती हूँ ताकि आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर मिल जाए। आज लेकर आई हूँ मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। अभी से पहले से ही लाइक कर दो भाई, पहले से ही लाइक कर देना है, पहले से ही। अगर आपने अभी तक न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब करके बैठ जाओ, क्योंकि आज के सेशन में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। अब इसे स्टार्ट करते हैं। पर अब बात ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स ना चैनल पर न्यू भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर अगर 12 तक आप इनमें से किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए भाई आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और न ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ना 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी स्टेट से है ना, यस, आप हमारे चैनल पर सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और वो 5 स्टेट बोर्ड कौन कौन से हैं? जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। साथ ही साथ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप हमें जो पढ़ा रहे हैं सबके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो बेटा नोट्स की जो लिंक है ना, वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में पढ़ाइए। तो भाई इंग्लिश मीडियम चैनल भी है हमारा। अगर आप पूरा इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, भाई आप हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको केजी से लेकर है ना क्लास 12 तक की जो क्लासेस है वो अवेलेबल मिल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात वो भी मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्या बोलता है ये फर्स्ट क्वेश्चन? तो भाई यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, यानी कि चेंज होगा। तो चलो जानते हैं इसके आंसर को। जानते पर पहले ना कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, समझने की कोशिश किया करो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की जो दूरी है ना, उसको हम आधा कर दें तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो किस प्रकार चेंज होगा, यानी कि किस तरह से बदलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, अगर 2 वस्तुओं को लेकर बात की जा रही है तो आपको याद तो होगा ही। क्या याद होगा भाई? तो आपको ये याद होगा कि एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट को बेटा अपनी तरफ क्या करता है, तो हमने अच्छे से पढ़ के रखा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ के रखा, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा मैंने सोचा याद दिलवा दूं। क्वेश्चन में बोला है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे? पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना, इसका आंसर मुझे लिख के पढ़ाना है ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उत्तर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा 2 वस्तुओं के बीच की दूरी का मान, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी का
दूरी को लेकर अगर मैं बात करूं, सोच के देखो भाई क्या होगी। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो वस्तुओं के द्वारा तय की गई दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के, है ना, वर्ग के। क्लियर, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के। सो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान, हम ऐसा लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच की दूरी के, पूरा ही लिख देती हूं मैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लो भाई मैंने ना आपके लिए पूरा ही इसे लिख दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो दो वस्तुओं की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें क्वेश्चन में जैसा बोला है हम वैसा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अगर बेटा मैं बात करूं, प्रश्नानुसार बोले तो प्रश्न के अनुसार वो हमसे बोल रही हैं कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर हाफ कर दिया जाए, यानी कि इसे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या होगा। तो ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। अगर हम इसे क्या कर दें, हाफ कर दें, इनके द्वारा तय की गई दूरी को, है ना, तो इनके बीच की दूरी को, तो हमने इनके बीच की जो दूरी थी उसे हाफ कर दिया। हाफ कम करने को बोल रहे हैं, आधा करने को बोल रहे हैं, तो हमने इसको आधा कर दिया और हमने उसको उसकी जगह पर लिख दिया। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, ऑब्वियसली बेटा ये क्या लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। ऑब्वियसली फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है ना, फिर वो कितना गुना बढ़ जाएगा बेटा, 4 गुना बढ़ेगा। कितना गुना, तो हम क्या लिखेंगे कि इसका जो मान है वो 4 गुना बढ़ेगा। अरे समझे कि नहीं समझे, बात समझ में आई कि नहीं समझ आई। तो ये थी कहानी, इसे बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देख लीजिए। हमने जान लिया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमें पता है कि भाई दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी इसके स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ ऑलरेडी हमने अपने रूल में पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम जब पढ़ा था तो वहाँ हमने इसे जाना था। अब प्रश्नानुसार हमने क्या देखा है, इस कहानी को जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था उसी के अकॉर्डिंग पुट कर दिया और हमने जान लिया कि भाई गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार बदलेगा, तो ये 4 गुना अपने मान को बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम मूव करते हैं बेटा हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही साधारण, बड़ा ही आसान। लेकिन ये आसान पता कब होगा, जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। पता चला चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, एक भी वीडियो आपने देखी नहीं है। मैंने कितनी सारी वीडियोस इसकी आप सभी को प्रोवाइड कराई, तो जिन्होंने भी अभी तक इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना ताकि ये क्वेश्चंस आपसे बन जाए। सो सभी वस्तुओं पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बोला है कि सभी वस्तुओं पर, क्योंकि देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो सभी पिंडों पर लगता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अर्थ पे कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हर ऑब्जेक्ट पर लगेगा। दुनिया की हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, यानी कि आकर्षित करेगी, है ना। विश्व का, पूरी दुनिया का हर एक पिंड की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। सो सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है, ये हमें सिंपली बताना है। तो अब जो भारी वस्तु होती है वो हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है, उसके पीछे रीजन है बेटा। आपने फ्री फॉल का तो नाम सुना होगा, मुक्त पतन हम बोलते हैं। मुक्त पतन को अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सो बेटा ये होता है फ्री फॉल। क्या होता है, फ्री फॉल। सो मुक्त पतन की स्थिति में किसी वस्तु पर कार्यरत
है ना, मुक्त पतन की स्थिति में किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो क्या होगा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G, फिर हमारा कैपिटल M अपॉन में क्या होगा बेटा, r का स्क्वायर। अब वे बच्चे जिन्हें ये नहीं पता है कि ये कैसे आया, भाई चैप्टर ओपन करना, मैंने वहाँ सिखाया है कि कैसे ये फॉर्मूला जो है वो बना है। तो जिन भी बच्चों को इस पूरे फॉर्मूला के बारे में जानना है तो वो गुरुत्वीय त्वरण वाले सेक्शन में जाकर जान सकते हैं। ओके, तो अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो कैपिटल M है ना बेटा, वो अर्थ का मास देकर रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और वहीं हम r की बात करते हैं, सो ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए जो g का मान है ना बेटा, वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसीलिए है ना, हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ गिरती हैं, लेकिन जब वायु का प्रतिरोध कैसा होता है, नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है। सिंपली आप ध्यान से सुनेंगे ये किस कंडीशन की बात चल रही है। मैंने बोला एक पंख है और एक पत्थर है, अगर मैं दोनों को साथ में गिराने की बात करती हूँ तो आपको भी पता है पहले पत्थर गिरेगा, पंख बाद में गिरेगा, बट कंडीशन को चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा बोलती हूँ कि एक पंख है और यहाँ पर क्या है, अगेन पत्थर है, अब दोनों को हम किस कंडीशन में, वैक्यूम में, निर्वात में, जहां पर बेटा वायु नहीं है, और अगर हम इनको फ्री फॉल करवाते हैं, मुक्त पतन करवाते हैं, छोड़ देते हैं, अर्थ पर तो जाएगा, लेकिन दोनों में से पहले कौन गिरेगा, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते मैम पहले ना स्टोन गिरेगा, मैम पहले ना पत्थर गिरेगा, नहीं बोल सकते बेटा। आप क्या बोलोगे, दोनों समान रूप से गिरेंगे। तो ये स्थिति निर्वात की कंडीशन में होती है, वैक्यूम की कंडीशन में होती है। ठीक है, सो सभी वस्तुओं पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है वो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बोला है, जो गुरुत्वीय बल होता है वो मास की क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है, तो रीजन हमने जान लिया है। निर्वात की स्थिति में भारी वस्तु जो भारी वस्तु होती है वो हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है, बल्कि ये क्या होंगे, समान रूप से अर्थ पर गिरेंगे। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए जी का जो मान होता है उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है। इसीलिए हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ गिरती हैं, लेकिन कंडीशन जब वायु का प्रतिरोध कैसा होता है, नगण्य यानी कि न के बराबर, यानी स्थिति किसकी होगी, वैक्यूम यानी कि निर्वात की। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोनों क्वेश्चन बन गए ना, छप गए, यहाँ पर समझ में आ गई पूरी कहानी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, चलो देखते हैं। देखो, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। आपको सब देकर रखा है, मैं सबसे प्लस पॉइंट बताऊं, सारी चीजें इसमें देकर रखी है, बस थोड़ा सा याद कर लेना कि कुछ फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हुए हैं। सो आपको यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान पहली बात देकर रखा है, दूसरी चीज पृथ्वी की त्रिज्या भी देकर रखी है। आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको क्या बताना है, गुरुत्वीय बल के बारे में बताना है कि वो कितना लगेगा। तो देखो, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये तो क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगी, सॉल्व करके आप सभी को बताती हूँ। सो बात ऐसी है कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मूला तो बेटा आप लगाने के पहले ये देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं। हमें देकर रखा है 1 किलोग्राम मास, यानी कि क्या देकर रखा है बेटा, द्रव्यमान। हमने क्या देखा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच, तो यहाँ पर उस वस्तु का क्या देकर रखा है, मास देकर रखा है। यानी कि हमारे पास कैपिटल M है, कैपिटल M बोले तो हमारे पास अर्थ का भी द्रव्यमान है, हमारे पास स्मॉल m है यानी कि उस वस्तु का भी द्रव्यमान है, और हमारे पास क्या है भाई, कैपिटल R यानी कि हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या भी है, और हमारे पास क्या है बेटा, कैपिटल G जिसका मान हमें पता है ऑलरेडी कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता नहीं, क्या होगा। तो अब बात आती है नोट करने की। कैपिटल M कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम।
ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं स्मॉल m कितना है हमारे पास। स्मॉल m बोले तो उस वस्तु का क्या मास यानी कि द्रव्यमान 1 kg हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, सो बेटा वो है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर, और हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, सो ये होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। सो ये 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा kg स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। अब ये चीज हमें दी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुमसे बोल रहे हैं कि गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा, यानी कि तुमसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है भैया, एफ फाइंड करना है। सारी चीजें तो हमारे सामने देकर रखी हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगा दो कैपिटल एफ का। फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, सो ये लगेगा कैपिटल जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या होगा बेटा आर का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक रेखा खींच देती हूँ ताकि हमारे पास क्या बन जाए, जगह। तो ये फॉर्मूला लगेगा। वे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन था वो कहाँ गया, वो साइन कहाँ गया भाई, उसको हटा के ही तो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया है। कैपिटल जी क्या होता है, सो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसे हिंदी में हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी चेंज होता है ना। किसकी वैल्यू चेंज होती है, स्मॉल जी की चेंज होती है। तो हमने देखा कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, फिर ये हमारा दोनों एम आ जाएंगे। कैपिटल एम से समझ जाना कि ये अर्थ के मास की बात की जा रही है, स्मॉल एम से समझ जाना कि उस ऑब्जेक्ट के मास की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम इसे वैल्यू को पुट करने के लिए। हमारे पास कैपिटल जी कितना है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, फिर हमारे पास कैपिटल एम कितना है बेटा 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24, एंड हमारे पास आर कितनी देकर रखी है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या हो जाएगी बेटा 6 होगी। इस पूरे को अब हम डिवाइड कर देते हैं, किससे कर देते हैं, तो हम करेंगे आर से। अच्छा, हमने आर इसमें क्यों रखा है, हमें क्या लिखना है 6.10 टू द पावर 24 और उस ऑब्जेक्ट का मास रखना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। अब हमें आर से तो डिवाइड करना होगा, उसमें भी स्क्वायर से, तो हमने लिख दिया 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। बेटा अब जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद निकल कर आएगा 9.8 न्यूटन। इस पूरे का जब कैलकुलेशन होगा, इस होल स्क्वायर को खोला जाएगा, इसे 2 बार लिखा जाएगा और आपस में इन्हें कट कुट किया जाएगा, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 9.8 न्यूटन। सो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 का। नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी से इसे लिखेंगे भाई, फटाफट से इसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो कि यस मैम हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई पृथ्वी तथा चंद्रमा, देखो भाई अर्थ की बात चल रही है, अर्थ की बात चल रही है जहां पर हम रहते हैं, और ये क्या है बेटा मून। सो पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। ये तो सच है कि ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, हो क्या रहा है कि अर्थ जो है चंद्रमा को आकर्षित करता है, तो ये तो होता है। तो क्या पृथ्वी जिस फोर्स से, जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित कर रही है, तो उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, भैया वो बड़ा है या छोटा है या फिर बराबर है, सिंपली आपको ये बताना है। सो अर्थ मून को जो अट्रैक्ट कर रहा है और जो मून अर्थ को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों में से बात करें किसका आकर्षण या अट्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा, फोर्स कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, या कहाँ पर इक्वल यानी कि बराबर होगा।
तो आपको इन 3 चीज़ों का क्या करना है बेटा, आंसर देना है। ठीक है, चलो देते हैं आंसर। सो बात ऐसी है, आपने सुना है ग्रेविटेशन, आपने न्यूटन के 3 नियम का तो नाम सुना ही होगा। सुना क्यों नहीं होगा भाई, मैंने ही पढ़ाया था कि न्यूटन ने गति के कुल कितने नियम दिए हैं बेटा, 3 नियम दिए हैं। सो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम ही काम करता है। हालांकि न्यूटन का पहला नियम काम नहीं कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसने हमें बोला था वस्तु विराम में है तो भाई विराम में ही रहनी चाहिए, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहनी चाहिए। लेकिन कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कि बाह्य बल काम ना करे, उस कंडीशन में हमें ये बताया गया था। दूसरी चीज़ कि गति का दूसरा नियम बताता है कि जो बल है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के, तो वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। लग क्या रहा है कि हर क्रिया की बराबर और क्या होती है बेटा, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब अर्थ अपनी तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो मून भी अपनी तरफ से क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी जिस बल से, अर्थ जिस फोर्स से चंद्रमा को, मून को आकर्षित करती है, चंद्रमा भी उतने ही बल से पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और बेटा विपरीत दिशा में होती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो जिस बल से अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून भी उसी बल से, उसी फोर्स से अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बल्कि कैसा लगेगा, बैलेंस्ड लगेगा, बराबर लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें गति का तीसरा नियम देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा। क्या हमसे बोल रहे हैं इस बार थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर दी है, वो मून और हमारे अर्थ को लेकर ही, बट चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि भाई मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो खींचातानी वाला नहीं चल रहा है ना, खींचातानी वाला अट्रैक्शन नहीं चल रहा है। जैसे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि अर्थ की हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये वो वाला अट्रैक्शन थोड़ी ना है कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक दूसरे को खींचे जा रहे, ना ना ना। अट्रैक्शन कैसा, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हम छोड़ेंगे अर्थ इसे अपनी तरफ क्या कर लेगी, आकर्षित करने का काम करेगी। तो इस तरीके के हम अट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, खैर, सो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है यदि, तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं गति क्यों नहीं करती है? सोचने वाली बात है। पहली बात तो हमारे लिए अट्रैक्शन का मीनिंग अलग ही चलता है कि भाई अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो खींचे चले आ रहे होंगे, ना ना, वो वाला अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या कि मैम हमें ये नहीं पता था कि अगर अर्थ जो है मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो मून भी अर्थ को कर रहा है, लेकिन मैम फिर अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं जाता है, गति क्यों नहीं करता है, मोशन में क्यों नहीं होता है? तो सुनो, पृथ्वी का द्रव्यमान, पहली बात तो क्या है, चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा है। क्या बोला है? पहला पॉइंट ध्यान से सुनना कि भाई अर्थ का जो मास होता है ना वो बहुत अधिक होता है, तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी कैसी है बेटा, बहुत ज़्यादा है। पहला पॉइंट समझ में आया। चंद्रमा और मून को, चंद्रमा और मून तो एक ही चीज़ हुए, अर्थ और मून की अगर बात करें, सो अर्थ का मास कैसा है, ज़्यादा है, और मून का मास कैसा है, अर्थ की तुलना में कम है। दोनों को लेकर डिस्टेंस कैसी है, दूरी कैसी है, ज़्यादा है, बहुत अधिक है। इसीलिए इनके बीच गुरुत्वीय बल जो होता है इसका मान इतना नहीं होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना उतना नहीं होता है। आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसको लेकर भी कमी आती जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक एरिया तक, सीमित एरिया तक ही काम करता है। और जैसे जैसे सीमित एरिया का मतलब ऐसे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली फिर वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में भी, गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। ओके, तो हमने देखा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है और तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी बहुत अधिक है, इसीलिए इनके बीच गुरुत्वीय बल तक का मान इतना नहीं है जिससे पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो सके, क्योंकि ए जो है वो बराबर होगा F/m के। मैम ये कहाँ से आया? तो भाई हमें ऑलरेडी पता है न्यूटन का दूसरा नियम,
सुनना है ना, न्यूटन के या न्यूटन का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, तो सुनते चलेंगे बेटा बहुत ही ध्यान से कि न्यूटन का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, या डायरेक्ट लिखते इसी ने हमें बताया पूरा कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, m यहाँ पर क्या है बेटा, मास यानी कि द्रव्यमान, और a यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन का यानी कि त्वरण का। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमने ये जाना कि भाई ठीक है फोर्स जो है बराबर है ma के। हमने यहाँ a देखा तो a का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली इस m को आपको इसके अपॉन में लेके आना होगा, है ना, यहीं से ही क्या निकला है, एक्सेलरेशन निकलेगा इसको लेकर। तो हमने इसीलिए हमने देखा क्योंकि a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के द्वारा अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का मान कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। नगण्य बोले तो बेटा न के बराबर हो जाएगा, है ना, किसके बराबर होगा, न के बराबर हो जाता है, जिसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता। और यही एक कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये थी कहानी, अपने दिमाग से निकाल दो। अब पहले तो तुम्हें पता चल गया कि अगर अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो मून भी कर रहा है, लेकिन जो मून है वो अर्थ को ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता कि जो मून है जो अर्थ है वो मून की तरफ खिंची हुई चली आए, समझ रहे हो। तो ये मान लेते हैं क्या है, अर्थ है, ये मान लेते हैं क्या है बेटा, मून है। ठीक है, तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है गति के तीसरे नियम के अनुसार। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जो अर्थ है ये खिंचकर कहाँ आ जाए, मून के पास, भागा दौड़ा चला है किसके पास, मून के पास, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे कि भाई इसका जो मास है, द्रव्यमान है ना भाई, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं किसको लेकर, तो अर्थ का द्रव्यमान, साथ ही साथ इनकी डिस्टेंस को लेकर, तो इन दोनों की डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये चीज हो पाना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने क्या देखा, इसलिए इनके बीच गुरुत्वीय बल का मान इतना नहीं है और जिससे पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो सके, क्योंकि a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम हो जाएगा न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार। अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का जो मान है वो नगण्य ना के बराबर हो जाता है, और जिसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता। हम बिल्कुल इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, और यही एक कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। समझे कि नहीं समझे, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। अब स्क्रीनशॉट डन हो गया, ठीक है, आगे की कहानी की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये लगाना पड़ेगा, केवल एक ही फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और उसी के बेस पे आपको ये पूरा सॉल्व करना है, और कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन ने बोला है सिंपली बस वो कर देना। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा यदि, कंडीशन तो मैं देखा रखिए, पहली कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान डबल कर दिया जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है, इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, है ना, ताकि ये सेफ रहे हमारे पास, सुरक्षित रहे हमारे पास, समझ रहे हो, मिटाना ना पड़े। तो ये क्या होता है, कैपिटल G, फिर ये M अपॉन में क्या होता है बेटा, तो अपॉन में होता है ये कुछ इस प्रकार से, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, दो वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने ये ऑलरेडी जानकर रखा है। और अगर हम इसे ऐसे ना लिखें, ये कैसे आया, कैसे मतलब कैसे आया, तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है ना भाई, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल G M अपॉन में D के स्क्वायर के, ठीक है ना, सॉरी कैपिटल G फिर क्यों आएगा, ये इसके, ठीक है। खैर ये वहां से ये आया, कैसे आया ऑलरेडी जान चुके हो। सो अब आते हैं हम हमारे सीधे सॉल्यूशन की तरफ। हमसे बोल रहे हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो कर देते हैं भाई, हम एक वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर देते हैं। दोनों का नहीं बोला है, क्वेश्चन सुनना, पहली कंडीशन में जो 2 मास देकर रखे हैं उनमें से एक के मास को डबल कर दो, ठीक है, कर देंगे।
दूसरी कंडीशन में बेटा दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो है वो 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। मतलब एक कंडीशन ऐसी लेनी होगी कि आपको इसे डबल करना होगा और एक कंडीशन इसी में ही आपको इसे ट्रिपल करना होगा फोर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। तीसरे कंडीशन में दोनों का जो मास है ना, इसे क्या कर देना है, डबल कर देना। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे ना? ठीक है, तो शुरुआत की जाए, कहानी शुरू की जाए इस क्वेश्चन की। सो बेटा बात ऐसी है कि एक वस्तु का द्रव्यमान डबल करने को बोल रहे हैं, तो हमारे पास हमें अच्छे से पता है कि कुछ ऐसी कहानी होती है ना। अब मैं इसमें क्या करूँगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग काम करती हूँ और मैंने ये किया है बेटा कि मैं इसको अर्थ के मास को डबल कर देती हूँ। ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देती हूँ, कुछ भी कर दो, है ना। प्रश्नानुसार लिख दूं पहले तो, प्रश्नानुसार, बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे हमें ना, एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए हमारे, ताकि आपकी अभी से ही हैबिट हो जाए। बोर्ड का जो एग्ज़ाम हमारे नेक्स्ट ईयर आएंगे तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाए कि हमें कैसे उसको अरेंज फॉर्मेट में लिखना होता है ना। तो अब मैंने क्या किया बेटा, सो मैंने किया ये है कि फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, जी तो जी ही रहेगा। मान लेते हैं कि हमने इसे क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे ऐसा कर दिया। ठीक है, और मैं इसे इससे डिनोट कर रही हूँ। मैं 2 को यहाँ लेके आ जाती हूँ, कैपिटल जी अपनी जगह रहेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या आता है, डी का स्क्वायर कर देते हैं और इसे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने खींची एक लक्ष्मण रेखा और मैंने क्या बताया कि भैया ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा, तो इस कंडीशन में जहां पर एक वस्तु के द्रव्यमान को डबल करने को बोला है, क्या बोला है, एक वस्तु के द्रव्यमान को डबल करने को, 2 गुना करने को अगर बोलेंगे तो जो फोर्स होगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कहानी डन, कहानी कंप्लीट। सेकंड की तरफ आते हैं अब हम, है ना। चलो दूसरी कहानी ये रही आप सभी के सामने, जहां हमसे क्या बोल रहे हैं कि वस्तु के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दो, 3 गुनी कर दो। तो मैंने यहाँ पर लिया फोर्स जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके द्वारा जो इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के, वर्ग के। ठीक है, चलो अब अगेन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। पहले तो हम कलर भी मैच करते हैं ना, चलो कलर भी मैच करके लिखते हैं। अलग अलग क्यों लिखे भाई, सुंदर सा हमें लिखना होता है। पेपर में पता है तुम लोग भी ऐसे ही लिखा करो, 2 पेन यूज किया करो। तुम्हें ये लाल पीले हरे नीले यूज नहीं करने, मतलब नीला तो करना है। देखो या तो तुम कौन सा यूज करोगे, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 करना। तो जो मेन चीजें होती हैं उसे किससे लिख दिया करना, ब्लैक से, और जो अंदर की चीजें होती हैं उसे आप किससे लिखोगे, तो ब्लू पेन से। आप अपने एग्जाम में अभी से ही हैबिट डाल लो, चाहे आप 9th में ही क्यों ना हो, 10th में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको 2 ही पेन यूज करना है, गुलाबी, हरा और जो सतरंगी कलर होते हैं वो यूज नहीं करने हैं। ठीक है, चलो तो अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया बेटा, 2 गुना कर दिया। पहली कंडीशन मतलब समझ रहे हो, इसमें जो 2 कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग, और मैं ना इसे स्टार करके लिख देती हूँ ऐसे, ताकि चीजें क्या हो, क्लियर हो। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, घटकर 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/4। इसका मतलब क्या होता है, सो इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और दूसरी कहानी को समझते हैं। इसी की दूसरी कहानी जहां पर हमें क्या बोला था, ऑब्वियसली जहां हमें बोला था कि अब जो दूरी है उसे 3 गुना कर देना है। तो पहले तो स्टार लगाते हैं ताकि ध्यान रहे कि दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी हैं, और मैं इसे क्या कर देती हूँ अब 3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/9 हो जाएगा। 1/9 वह भाग जो है रह जाएगा, दोनों कंडीशन में ये घटेगा। ठीक है, अब लास्ट आते हैं, सबसे लास्ट तीसरी कहानी हमसे क्या बोली है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। एक बात बताओ, पहले हमसे बोला था एक का द्रव्यमान हमें 2 गुना करना था, तो हमने कर दिया, तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो 2 गुना बढ़ गया था।
अब हमसे बोल रहे हैं कि दोनों के ही द्रव्यमान को 2 गुना कर दो, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमारा फोर्स यहाँ है, ये फॉर्मूला सेम का सेम रहेगा, इसे 2m कैपिटल में और ये 2 स्मॉल में, ठीक है। और ये क्या होगा स्मॉल में, अपॉन में क्या है बेटा, तो अगेन अपॉन में d का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देंगे और जैसे वो सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर देना है, कुछ अलग कहानी नहीं है इसकी। तो बेटा ये पता है क्या हो जाएगा, ये अगेन सेम फॉर्मूला किसका लग जाएगा, फोर्स का। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना बढ़ेगा, इधर 2 गुना बढ़ा था उधर 4 गुना बढ़ेगा, यहाँ पर 1/4 1/4 कम होगा और इसमें 3 गुना करने पर 1/9वां भाग क्या हो जाएगा, कम। दैट्स इट, ये थी इसकी कहानी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली यहाँ पर होता है डन। चलिए भाई अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ग्रेविटेशन को लेकर कुछ रूल तो होंगे ही ना, ग्रेविटेशनल लॉ भी तो होंगे, चलो उसे भी जानते हैं। सो गुरुत्वाकर्षण के बेटा सार्वत्रिक नियम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो इम्पोर्टेंस तो है, महत्व तो है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। इवन हमारा अर्थ ग्रेविटेशन के कारण ही कहीं ना कहीं कितनी सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो ग्रेविटेशन हर जगह लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट तो कर ही रहा है ना। और इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर टाइम हो कि सुबह ही काम करेगा ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सुबह ही हम कर सकते हैं, लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स दिन में ही लगेगा या रात में, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल टाइम लगता है ये, है ना। तो हमने क्या देखा, अब इसको लेकर कुछ लॉ भी बनाए हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो सुनो। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की व्याख्या करता है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला ये एक तरीके का क्या है बेटा, बल है, यानी कि फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक ऐसा फोर्स होता है जो हमें अर्थ से कहीं ना कहीं क्या करके रखता है, कनेक्ट। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है। अर्थ के चारों ओर जो मून का मोशन होता है, यानी कि चंद्रमा जो गति करता है, वो भी इसी के कारण हो पाती है, तो दूसरी कहानी हो गई। तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या भी कौन करता है, यही करता है। एंड चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा इसी का कारण हो पाता है। और ये अनेक परिघटनाओं जैसे वर्षा का होना, बर्फ का गिरना, नदियों झरनों से पानी बहने की व्याख्या भी यही ही करता है। सो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का एक ऑब्जेक्ट इसके माध्यम से दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्शन की जो पूरी प्रोसेस है, इसका कोई ना कोई रूल है, लॉ है, नियम है, जो कई सारी चीज़ों की व्याख्या करता है। और किन सारी चीज़ों की व्याख्या करता है, तो वो सब आपके सामने है। मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है, एग्जाम्पल्स अगर हम देने जाएं तो। बट हाँ, कभी अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इसका सार्वत्रिक नियम कभी इंपॉर्टेंस ना भी लिखा हो, केवल पूछ लें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है वो क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट्स बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले कहानी की तरफ। फ्री फॉल का त्वरण क्या है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है, तो सुनो जानते हैं हम इसको। और फ्री फॉल को तो मैंने आपको कितनी अलग अलग कंडीशन में पढ़ा के रखा है ना। कितना मतलब तुम लोगों को कितनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है ना। एक तो हमारे टाइम में इतना कुछ नहीं था कि फ्री में इतना अच्छे से कोई हमें पढ़ा रहा था, तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज़, इवन एक एक एक्टिविटी का आंसर तक भी मैं आपका करवाती हूँ, कितनी बड़ी बात है ये। तो सुनो, मुक्त पतन का त्वरण क्या है, तो भाई सुनो, मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है। अब ये पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या है, तो ध्यान से सुनना। ये है, मान लेते हैं अर्थ, मानना क्या है, ये अर्थ ही है। और हम कहाँ रहते हैं भाई, इसके सरफेस पे रहते हैं, बहुत बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये अर्थ का क्या है बेटा, सेंटर यानी कि केंद्र है। और अर्थ जो है हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर, और ये अर्थ का सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है और वो यहाँ पर खड़ा है ना। और इस लड़के का नाम क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। हमारी पूरी फिजिक्स, हमारी पूरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कभी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है एग्जाम्पल के लिए, तो हम इसी का सहारा लेते हैं। सो चीकू जी जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। मान लेते हैं बेटा इनके हाथ में क्या है, तो इनके हाथ में है एक बॉल,
ठीक है, इनके हाथ में क्या है, सो इनके हाथ में एक बॉल, जैसे ही इस बॉल को छोड़ा जाएगा तो ये सीधे कहाँ गिरेगी, अर्थ की तरफ, ना लेफ्ट ना राइट, है ना, ये कहीं नहीं जाएगी, सीधे कहाँ जाएगी, अर्थ की तरफ ही गिरती है। कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर एक्सिलरेशन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, गुरुत्व के कारण यहाँ पर बेटा त्वरण काम कर रहा है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरा है, अर्थ की तरफ गिरा है। सो मुक्त पतन का त्वरण वही होता है, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन वही होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण उत्पन्न करता है, उसका त्वरण होता है। इसे हम स्मॉल जी से ही जो है वो निर्दिष्ट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि जी की एक्चुअली में है, और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, जो कि हर एक सेकेंड में अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, इसकी जो यूनिट है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, और वहाँ पे जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, बस पावर कभी भी ध्यान रखना, नीचे अगर अपॉन के कुछ है तो ये ऊपर जाता है, सो ऑब्वियसली जो पावर होती है वो नेगेटिव माइनस हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, है ना, और ये कहाँ गिरा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ, और एक्सेलरेशन के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर गिरा। तो जी का जो मान है ना, स्मॉल जी, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जी का मान हर एक कंडीशन में ना अलग अलग होता है। तो अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देती हूँ, जो मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार, 2 बार तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 बार का जितना मुझे क्लिक हो रहा है कि 2 बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जी का जो मान है किस किस कंडीशन में क्या होता है। आप सभी का होमवर्क है, आप लोग मुझे प्रॉपर लिख कर बताएंगे, है ना। होमवर्क सुन लो, क्या है कि जी का मान जब ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो फिर बताना है जी का मान क्या होता है, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा। अगर बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गए फिर जी के मान का क्या होगा। फिर आपको बताना है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर वो अर्थ पर जो गिरता है तो जी का मान घट रहा है, बढ़ रहा है। अर्थ की गहराई में बात कर रही हूँ मैं, जी के मान का क्या हुआ, और अर्थ के सेंटर में जी का मान क्या होता है, ठीक है। तो लगभग ऊंचाई, ऊपर फेंकना 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 5 चीज़ें मैंने आपसे पूछी है। देखते हैं कि इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण ऑब्वियसली कहेंगे, जिसे हम स्मॉल जी से ही निर्दिष्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, अब इसे ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। ध्रुव बोले तो पोल की बात चल रही है, ध्रुवों पर बोले तो बेटा किस पर बात चल रही है, पोल पर, ठीक है ना। सो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने मित्र के कहने पर, भाई उसके निर्देश पर उसने ध्रुवों पर जो है कुछ जो है ग्राम सोना खरीदा। वे इस सोने को विषुवत वृत्त पर क्या करता है, अपने मित्र को दे देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा। उसने खरीदा कहाँ था, पोल पर, ध्रुवों पर। उसने बेचा कहाँ उसको, तो दिया कहाँ उसने उस गोल्ड को, विषुवत वृत्त पर, उसके दोस्त को वहां पर दिया। तो क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा। यदि नहीं होगा तो क्यों होगा, ये आपको बताना है। तो याद करिए, मैंने आपको स्मॉल जी का जो मान है बताया था, मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, अधिकतम कहाँ होता है, न्यूनतम कहाँ होता है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो अर्थ की अगर मैं बात करती हूँ, अर्थ का जो पोल होता है ना, और ये मान लेते हैं क्या है, इक्वेटर लाइन बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बन सकती, बट मान लो कि ये है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो जी का मान है ना, वो अधिकतम कहाँ होगा, तो वो अधिकतम होता है पोल पर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, इक्वेटर पर, ठीक है ना। न्यूनतम कहाँ होता है, इक्वेटर। इवन सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन करके दी है,
सबसे बड़ी बात आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन करके दी है कि भाई ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा ऑब्वियसली कैसा होता है, ज़्यादा होता है ना। अराउंड क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो उसका वहीं पर ही अधिकतम होता है। 9.7 के आसपास कहाँ पर मिलेगा आपको, इक्वेटर पर। सो एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना जो है देता है और वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को दे देता है। तो क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं होगा तो क्यों? आपको इस चीज़ का कारण बताना है। तो सुनो, सबसे पहली चीज़, किसी वस्तु के भार के मान की अगर बात करें, भार जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, वेट कहते हैं। वेट की अगर हम बात करें, कहाँ लगता है ये, अर्थ की तरफ ही लगता है, जो कि एक तरीके का क्या है, फोर्स ही है। तो फोर्स क्या होता है, mg होता है। तो w क्या होगा, वेट क्या होगा, mg होगा। सो किसी वस्तु के भार का जो मान है w, कैपिटल W को हम mg सूत्र द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। और द्रव्यमान, चूंकि द्रव्यमान m का मान सभी जगहों पर एक समान ही होता है, मास चेंज नहीं होता। मास किसी भी वस्तु का चेंज नहीं हो सकता है, भार में अंतर हो सकता है। इसीलिए सोने के भार का जो मान है स्मॉल जी पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही बोला है, द्रव्यमान तो समान ही रहेगा, लेकिन अगर बात करते हैं सोने के भार को लेकर तो वो तो स्मॉल जी पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए हमें क्या पता है कि पोल पर जो भार होगा वो इक्वेटर पर भार से ज़्यादा होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है। अतः उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि विषुवत वृत्त पर सोने का भार ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना। विषुवत वृत्त पर सोने का भार जो है, वेट जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि पोल पर जो है जी का मान ज़्यादा है और जो भार है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये जी पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, ध्रुवों पर सोने का भार, ये जो दिख रहा है ना, समझ जाना, ध्रुवों पर जी सोने का भार है, और ये जो है वेट किस पर है, इक्वेटर, विषुवत वृत्त पर सोने का भार है। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं आज के अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना, एक और सेशन आएगा, उसमें मैं बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, इसमें थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल से, वो हम करेंगे। सो एक कागज़ की शीट है ना, क्वेश्चन सुनना थोड़ा सा, और जो मैंने पंख वाला और स्टोन वाला एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा उसे सोच लेना, है ना। मिलता जुलता नहीं है, डिफरेंट है, पर फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना कि उसमें भी चेंजेस हुए थे, हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ था। सो भाई, एक कागज़ की शीट, उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? एक कागज़ की शीट, उसी प्रकार की शीट को, एक कागज़ की पतली सी क्या ली हमने, शीट ली, है ना, एक कागज़ की क्या ली, पतली सी शीट ली। तो फिर क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार की शीट को अगर हम मोड़कर बनाई गई गेंद से, अब इसको हमने क्या कर लिया, मोड़ लिया, और मोड़कर इससे क्या बनाया, एक गेंद बना ली। ठीक है, इस शीट को मोड़कर, उसी प्रकार की शीट को मोड़कर उससे क्या बना ली, गेंद बना ली। सो बेटा ध्यान से सुनना, ये हमारी क्या है, शीट है, ठीक है ना, ये हमारी शीट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगी, सो ये है बॉल। तो एक कागज़ की शीट, उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? हमने एक साइड शीट ली और एक साइड उसको मरोड़कर जो बॉल ली वो लिया और दोनों को छोड़ दिया। तो हमसे बोल रहे हैं कि भाई ये गेंद से धीमी क्यों गिर रही है, शीट स्लो क्यों गिर रही है, और ये बॉल पहले क्यों गिर गई? क्योंकि बेटा क्षेत्रफल मैटर करता है कि नहीं करता है, एरिया मैटर करता है कि नहीं करता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना, कि दोनों को जब छोड़ेंगे तो ये स्लो आ रही है और ये फास्ट आ रही है थोड़ी, ये पहले गिर गई, ये थोड़ा सा बाद में गिरी। रीज़न क्या हुआ, है तो एक ही शीट के सब लोग। तो कागज़ की शीट का जो क्षेत्रफल है वो ऑब्वियसली कैसा है, ज़्यादा है। इस कागज़ की शीट का एरिया कैसा है, ज़्यादा है, जिसके कारण इस पर लगने वाला वायु प्रतिरोध, यानी कि जो एयर रेसिस्टेंस है ना, इसका मान कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मतलब रुकावट जो होगी ना वो ज़्यादा होगी, इसीलिए इसकी चाल कैसी हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाती है तथा धीमी गिरने लगती है। जबकि उसी प्रकार की शीट को जो मरोड़कर बनाई गई है गेंद से, गेंद की जो बनी है, ये जो गेंद है वो तेजी से गिरती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इस शीट की तुलना में क्या है बेटा, कम है। और हमने क्या देखा, इसका क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण इसके ऊपर लगने वाला जो वायु प्रतिरोध है इसका मान भी कम हो जाता है, मतलब जो रुकावट है वो उतनी नहीं लगती।
अतः उसकी ऊंचाई में ये तेज गति से गिरती है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल में डिफरेंस था। यहाँ एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा था, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ क्षेत्रफल कम है, इसका एयर रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी कहानी और आज के लिए इतना ही। उम्मीद तो है कि पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से बन गए होंगे। 11 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो। और यस, सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो भाई वो भी कमेंट करके बताना पड़ता है। मैंने देखा तुम लोग हेलो मैम, नमस्ते मैम करते रहते हो, काम की बातें करनी है कि यस मैम समझ में आ रहा है, यस मैम समझ में नहीं आ रहा है। मैम क्वेश्चन नंबर XYZ कोई भी अगर क्वेश्चन है तो एक बार फिर से हमें कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक हो जाएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरी क्लासेस यूट्यूब पे लाइव ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़कर ले सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के बेटा टॉप कोर्सेज, जहां हम CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।